हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग, आपको पता है कि 2022 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जरूर सबसे पहले जाकर पहले का वीडियो देख ले, इसलिए कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। जो याद करने वाला चीज़ है उसको बता दिया गया है कि आप इसको याद कर ले, इसी से रिलेटेड चीज़ें आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2022 का जो भी अब बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए पहला तो क्वेश्चन देखते हैं। बोला चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा का बात किया जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं कि एक एरिया बना दिए क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है, ठीक है। इधर से चुंबकीय क्षेत्र इससे बाहर निकल रहा है, इससे होकर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मान लेते हैं एक स्मॉल एरिया से होकर चुंबकीय क्षेत्र पार कर रहा है, स्मॉल एरिया से होकर चुंबकीय क्षेत्र पार कर रहा है। तो देख, दो चीज़ें ध्यान में रखना है। जब भी एक क्षेत्र बनाते हैं तो क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके लंबवत दिशा में होता है। मान लो कि कोई एरिया है, यही एक एरिया है, इसका दिशा, क्षेत्रफल का दिशा बात करेंगे तो क्षेत्रफल का दिशा हमेशा इसके लंबवत होगा, मतलब इससे बाहर की ओर होगा, इससे बाहर की ओर होगा, इस सतह के लंबवत होगा, इस सतह के क्या होगा, लंबवत होता है। तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो कि ये एक सतह है और यहाँ से इस चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, कैसे, इस तरह से जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो स्मॉल एरिया लिए तो वो डी है, और इसके बीच का कोण कितना है, थीटा है। इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स दर्शाया जाता है इंटीग्रेट बी डॉट डी ए से दर्शाया जाता है। इंटीग्रेट बी डॉट डी ए अगर सदिश के रूप में दर्शाया तो बी डॉट डी ए लिखा जाता है। बी डॉट डी ए का मतलब क्या होता है कि बी ए कॉस थीटा होता है। तो यही इंटीग्रेशन का, यही फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रेशन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है, हमको पता है कि इसके फार्मूला में क्या रहा है, बी और क्षेत्रफल आ रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है बी और क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मात्रा का बात करेंगे तो एक मात्रक इसका बताया जाता है। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बी का मात्रा क्या होता है, 1 टेस्ला हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो बताया जाता है कि 1 वेबर, क्या, 1 वेबर बराबर होता है 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। मतलब ये है कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। और वेबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू बी से दर्शाते हैं। डब्ल्यू बी, 1 वेबर बराबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। यह भी बताया जाता है कि 1 टेस्ला बराबर, मीटर को इधर भेज देते हैं तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 वेबर पर, टेस्ला का भी फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का भी कहीं कहीं पर मात्रक दिया जाता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आज यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और दूसरा सभी को पता ही है किसका है, शक्ति का मात्रक है। टेस्ला किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। सभी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का नियम का संरक्षण के सिद्धांत बताना है कि ये किस पर वर्क करता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ये लेंस का नियम क्या कहता है। हम लोग पढ़े थे कि कभी भी एक अगर क्वाइल है, एक अगर क्वाइल है और क्वाइल में एक मान लो कि एमीटर लगा हुआ है जिसमें धारा को बताया जा रहा है। इसके पास में अगर एक चुंबक को अगर गति कराते हैं, इसके पास में अगर इस चुंबक को गति कराते हैं तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। और विक्षेप उत्पन्न होने के कारण इसमें एक धारा, इसमें विद्युत विद्युत बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाता है।
तो किसी एक रिस्पेक्टिव गति कराने से इसमें धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें एक कॉइल में क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है, और धारा का ऐसा दिशा होता है कि धारा इसमें उत्पन्न है। हमको पता है कि जैसे एक ये प्रणालिका है, प्रणालिका में एक धारा उत्पन्न कराने से क्या होता है, एक चुंबक की तरह ये काम करने लगता है। क्या करता है, एक चुंबक की तरह। ये चुंबक की तरह काम करेगा। अगर ये वाला चुंबक का नॉर्थ इधर है, इधर क्या बनेगा, इसका भी नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा। ऐसा क्यों, तो ये हमेशा इसको अपोज करता है। ये हम लोग गति इधर कराते हैं तो इधर नॉर्थ बन के नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण नहीं करता है। तो इसलिए ये प्रतिकर्षण करेगा, इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा अगर हम इसको इधर लाना चाहते हैं तब। लेकिन अगर यही चुंबक को हम आगे की ओर गति करा रहे, उधर गति करा रहे, अगर यही चुंबक को हम उधर गति करा रहे हैं, तो इस केस में ये क्या बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, जब इसमें एक धारा उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होने के कारण इसमें साउथ बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। अब इसको दूर ले जाना चाहते हैं तो ये इसको क्या करेगा, पास खींचना चाहेगा। तो ये गति को अपोज करता है। यही किसके द्वारा बताया, लेंज के नियम के द्वारा बताया गया। ये संरक्षित होता है किस पर, अगर नहीं लिखे होंगे तो ये पॉइंट आउट करके लिख लेना है। जो लेंस का नियम बताए थे, तो ये लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षित होता है। कौन सा संरक्षित होता है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। संरक्षण के सिद्धांत सिद्धांत है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत माना बताया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित प्रतिघात के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखा जाए, दो चीजें होता है। हम लोग जब किसी भी क्या करते हैं, प्रतिवर्ती धारा को अगर हम लोग एक परिनालिका को जोड़ते हैं, तो इसमें जो यहाँ पर प्रेरित प्रतिघात आता है, उसको हम लोग एक्सेल से दर्शाते हैं। एक्सेल को बोलते हैं प्रेरित प्रतिघात। प्रेरित प्रतिघात होता है, और जब इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी संधारित्र को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, किसी संधारित्र को जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको हम लोग एक्स सी से दर्शाते हैं। इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। इसको क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। इसको हम लोग कहते हैं धारितीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना है। और जो एक्सेल का मान होता है, एक्सेल ये एक्स एल है, ठीक है। एक्स एल का मान होता है ये ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा को ही लिखते हैं 2πf इंटू एल होता है। और जो एक्स सी का मान होता है उसको लिखते हैं 1/ओमेगा इंटू सी लिखते हैं। ओमेगा का मान यहाँ पर भी लिखते हैं 2πf इंटू सी होता है। तो ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रेरित प्रतिघात हो जाता है, एक्सेल का मान पूछा है तो 2πf इंटू एल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। अब देखो, हम लोग चुंबक के लिए भी अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखे थे, और निरक्षीय बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान देखे थे। जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र का अक्षीय निरक्षीय पर देखे थे, वैसे चुंबकीय क्षेत्र का भी अक्षीय और निरक्षीय पे हम लोग देखे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि कितना होता है। निरक्षीय का मतलब सभी को पता होना चाहिए कि अगर एक चुंबक है, जब एक चुंबक होता है तो चुंबक के कुछ ध्रुव, साउथ और नॉर्थ का अपना कुछ क्या होता है, एक चुंबकीय ध्रुव का शक्ति होता है। चुंबकीय ध्रुव का शक्ति होता है। चुंबकीय ध्रुव का जो शक्ति होता है उसको हम लोग चाहे तो किससे दिखाते हैं, चुंबकीय ध्रुव का जो शक्ति होता था किसे दिखा देते, पी से ना, पी से ही दिखाते थे, ठीक है। इसको हम लोग चुंबकीय ध्रुव का जो शक्ति होता था उसको हम लोग पी से, दोनों का शक्ति समान होता है, साउथ और नॉर्थ का। इसके कारण, इस चुंबकीय ध्रुव के शक्ति के कारण जो यहाँ पे क्या होता था, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अगर इसके लंबाई कितना है, 12 है, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, P इंटू 12 के बराबर होता था। P इंटू 12 के बराबर होता था। अब ये तो हो गया, ये आघूर्ण का बात हो गया, इसका आघूर्ण P इंटू 12 के बराबर होता था। अब क्या होता है,
इसका दो अक्ष होता है। अगर यहाँ पर एक अक्ष लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं। कहीं पर भी इस वाले लाइन पर कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, अक्षीय कहते हैं। इस बिंदु के यहाँ से मध्य बिंदु से, चुंबक के मध्य बिंदु से अगर यहाँ का दूरी कितना है, r है, तो इस बिंदु पर P मान लो कि यहाँ पर A बिंदु है, तो इस बिंदु पर अगर बात करेंगे, बिंदु A पर अगर किसका, तो हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। अगर बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का बात करते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है बी का, जो मान आता है चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो कितना आता है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पर, अक्षीय स्थिति का, तो अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो आता है कितना, बी बराबर म्यू नॉट। अच्छा, अक्षीय पर आया तो इसको हम बी ई से दिखा देते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये तो रहेगा ही, 2m बटे आर की, 2m बटे आर की। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति पर। अगर निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब क्या होता है कि इसके मध्य बिंदु से, एक मध्य बिंदु से कोई रेखा जाता है लंबवत, तो उसको हम लोग इस पर कहीं पर बिंदु लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है, निरक्षीय स्थिति पर ध्यान में रखना है, जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है उसको हम लोग बी से दिखा देते हैं। तो इस पर जो मान आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे आर की। ये डायरेक्ट याद रखना है, ये क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना। अब इसी दोनों में संबंध बोला है, इसी दोनों में क्या बोला है, संबंध बोला है। तो ये है अक्षीय, ये है निरक्षीय, ये है अक्षीय, ये है निरक्षीय का मान। तो दोनों में संबंध दे सकते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो बी बटे बी बी, बी बटे बी बी, ये है म्यू नॉट बटे 2m बटे 4 पाई आर क्यूब, और नीचे में ये है म्यू नॉट बटे m बटे 4 पाई आर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा म्यू नॉट बटे 2m बटे म्यू नॉट बटे m। तो ये भी इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2 हो गया। इसका मतलब अगर b बटे बी बी, बी बटे बी बी का मान कितना है, 2 है, तो इसको बी बी को इधर भेज देते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा। तब यहाँ पर देख सकते हैं ये है अक्षीय, ये है निरक्षीय। तो अक्षीय जो होता है कितने के बराबर होता है, 2 निरक्षीय के बराबर होता है। ये रेशियो करके लिखवा भी दिए थे, रेशियो याद करा दिए थे कि बी अक्षीय बटे बी निरक्षीय, इसका जो रेशियो होता है ये लिखवाए जरूर होंगे, ये 2/1 होता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अक्षीय बी अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ये सब लिखवाया हुआ है नोट्स में, अगर पढ़िएगा तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर भी हम समझा दिए। और ये अक्षीय के लिए है, ये भी याद रख लेना है, ये निरक्षीय के लिए है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये चलते हैं, तो यहाँ पर m क्या होता है, तो क्या होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है। चलिए ये चीज़, हाँ ये मान सकते हैं कि ये चीज़ हम नहीं बताए हैं, लेकिन अब याद रखना है कि यहाँ पे अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक दोलन करता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक दोलन करता है, तो उसका आवर्त काल जो होता है, आवर्त काल का मान होता है 2 पाई रूट अंडर आई बटे एम बी एच, आई बटे एम बी एच होता है। अब यहाँ पे कौन क्या होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं, जो चुंबकीय अक्ष के क्षेत्र बी एच जो होता है क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी एच जो होता है क्या होता है, क्षैतिज जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बी एच यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आई जो होता है, आई को चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। आई क्या होता है, चुंबक का जड़त्व आघूर्ण। आई जो होता है चुंबक का जड़त्व आघूर्ण होता है। एम जो होता है
चुंबक सुई का चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण। वैसे ये सब टर्म ध्यान में रखना है, यही फार्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? देखिए इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। ये जो टेंजेंट नियम होता है वो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा, देखिए जो हम लोग चुंबक का बात करते हैं ना, पृथ्वी के चुंबक में दो घटक हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है, एक हो जाता है क्षैतिज, एक होता है लंबवत को हम लोग परपेंडिकुलर को क्या कहते थे हम लोग, क्षैतिज घटक होता है, और एक घटक को वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ये ध्यान में रखना है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल घटक देखने को मिलता है। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल घटक पृथ्वी में देखने को मिलता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, तो बी थीटा का जो मान होता है, थीटा लिखे या हम लोग ज़्यादातर डेल से भी दिखाते हैं, थीटा लिखे या डेल से भी हम लोग इसको दिखाते हैं। तो डेल थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डेल थीटा का जो मान होगा, इसको नमन नति कोण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको डेल थीटा लिखे तो इसका जो मान होता है क्या होता है, हाँ, बी वी बटे बी एच होता है। क्या होता है? बी वी बटे बी एच होता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल, वर्टिकल बोल सकते हैं, वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान में रहेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ से बी वी का मान निकालते, एच को इधर भेज देते थे, बी एच बटे 10 डेल लिख सकते हैं। थीटा जो होता है नति कोण होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये संबंध होता है दोनों में। तो यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर भी बी भी लिख लेना है सब जगह। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षित चुंबकशीलता में संबंध पूछा है। अपेक्षित चुंबकशीलता का अगर बात करेंगे तो हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपेक्षित चुंबकशीलता का बात हो, अब अपेक्षित विद्युतशीलता भी हम लोग पढ़ते हैं, दोनों को दोनों पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ते हैं, अपेक्षित चुंबकशीलता भी पढ़ते हैं, अपेक्षित और क्या पढ़ते हैं, तो अपेक्षित क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लेकिन हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं, तो अपेक्षित चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता हम लोग किसको बोलते हैं? तो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चुंबकशीलता हम लोग किसको बोलते हैं, तो म्यू नॉट को बोलते हैं। तो अपेक्षित निकालने का तरीका क्या है? सभी का अपेक्षित निकालने का एक ही तरीका होता है, म्यू आर से दर्शाते हैं, और हमेशा जिस माध्यम का निकालते हैं उसको हमेशा निर्वात वाले माध्यम से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ये जो चुंबकशीलता होता है किसका होता है? निर्वात का होता है। म्यू नॉट जो होता है किसका चुंबकशीलता होता है? तो निर्वात का होता है। तो लिख भी सकते हैं, म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता होता है। निर्वात की, निर्वात मतलब क्या? निर्वात और वायु का लगभग समान होता है। इस बात को ध्यान में रखें कि निर्वात और वायु का लगभग लगभग क्या होता है, समान होता है। तो ये निर्वात की चुंबकशीलता होता है। म्यू जो होता है किसी माध्यम का चुंबकशीलता होता है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता होता है, किसी माध्यम का ये चुंबकशीलता होता है। अपेक्षित, अपेक्षिक अगर किसी माध्यम का अपेक्षित निकालना चाहते हैं चुंबकशीलता, तो उस वाले माध्यम का चुंबकशीलता ऊपर में लिखते हैं, नीचे में म्यू नॉट से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बस यही फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है। हमको पहले से पता भी है कि जो म्यू नॉट होता है उसका मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर होता है। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र का, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चुंबकीय फिर से आ ही गया। तो यहाँ से ये भी संबंध ध्यान में रखना। देखिए हॉरिजॉन्टल एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बी एच से दर्शाते हैं। एक वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बी भी से दर्शाते हैं। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और इसके दोनों के रिजल्टेंट का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। और यही कोण हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नति कोण के नाम से, नति कोण कहते हैं इसको।
तो हॉरिजॉन्टल और चुंबकीय क्षेत्र, जलते चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को हम नति कोण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर ये दो प्रकार के घटक देखने को मिलता है चुंबक का। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब भी तो ये इसके समांतर लेंगे तो इसको भी हम लोग बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं ना, यहाँ पर ये वाला। इस समकोण त्रिभुज के अंदर यहाँ पर ये कर्ण कहलाएगा। तो बी का स्क्वायर क्या होता है, बी एच के स्क्वायर प्लस बी भी के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देख सकते हैं ये संबंध पहले से लिखवाया भी गया जब हम पढ़ा रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग बहुत बार से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो होता है हम लोग का जो प्रकाश की चाल होता है वो दोनों चीज़ पर, चुंबकीय क्षेत्र विद्युतशीलता और चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है। विद्युतशीलता और चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है। जो प्रकाश की चाल होता है उसका मान कितना होता है, तो 1/√अंडर। इसलिए जो प्रकाश का जो एक तरंग के गति, तरंग के तरंग चाल इसका होता है। तरंग जो बनता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र भी आता है और चुंबकीय क्षेत्र भी आता है। इस कारण से इसमें दोनों आ जाता है। तो प्रकाश की चाल को थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। प्रकाश की चाल जो होता है ये हम लोग ऐसे भी लिखा जाता है, प्रकाश वेग। तो प्रकाश अगर वेग लिखते हैं, वेग मतलब हो गया चाल, इसको सी से दर्शाते हैं, इसको E/B भी बोला जाता है। तो सी बराबर E/B भी, E/E होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी होता है, सॉरी, ई होता है विद्युत क्षेत्र, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और इसको ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट के भी बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को सभी को पता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं, विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग पारावैद्युता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारावैद्युता, पारावैद्युता के नाम से भी जानते हैं। अभी म्यू नॉट का भी हम लोग लिखवाए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग सारा लिखवा दिया गया है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन कौन सा होता है। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैज्ञानिक किरणें, दृश्य प्रकाश और रक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंग, लघु रेडियो तरंग, टेलीविजन तथा एफएम रेडियो, एम रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंग। तो ये सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो कि एक टेबल करके ही लिखवा दिया गया था, फिर अलग से इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसको फिर अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन नहीं होता है, ध्वनि तरंग जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। बाकी सबके सब क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब बोला जाए पारदर्शी माध्यम हीरा का क्रांति कोण। अब देखो इसके पहले का क्लास अगर आप देखे होंगे, इसको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे सारे हम लिखवा दिए थे क्रांति कोण। किसका किसका, हर एक पदार्थ का क्रांति कोण हम वहाँ पे लिखवा दिए थे। हर एक पदार्थ का जो पूछा जा सकता है क्रांति कोण लिखवाए थे। तो उसमें आप अगर जाकर देखिएगा, इसलिए बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना तो जरूरी है ही। कांच के लिए लिखवाए थे, कांच के लिए कितना लिखवाए थे, तो कांच के लिए लिखवाए थे 42 डिग्री क्रांति कोण का मान। अगर हम लोग पानी का बात करते हैं, तो पानी के लिए क्रांति कोण का मान 48.75 डिग्री होता है। और अगर बात करेंगे हीरा का, तो हीरा का भी लिखवा दिए थे, तो हीरा का कितना होता है, 24.41 डिग्री होता है। ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 37.5 भी क्या होता है, कांच का ही होता है। ये वाला कांच का होता है, लेकिन कौन सा कांच, घना, घना फिल्टर कांच का होता है ये, ठीक है। 41.41 भी किसका होता है, तो ये भी कांच का ही होता है, लेकिन कौन सा कांच होता है, तो ब्राउन कांच का होता है। ये ब्राउन कांच का होता है। आइए तभी लिखवा ही दिए, पानी का होता है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फोटोन की ऊर्जा। तो ये तो बहुत बार जब हम पढ़ा रहे थे फोटोन के बारे में, फोटोन किसको बोलते हैं, तो फोटोन प्रकाश की जो
ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। प्रकाश में जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा उसमें कण जो होता है उसमें फोटोन हम लोग मानते हैं, इसलिए कि वो कण की तरह दोनों तरह व्यवहार करता है, कण की तरह भी तरंग की तरह भी। जब कण की तरह व्यवहार करता है तो उसके सबसे छोटे कण को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अब फोटोन का जो ऊर्जा होता है ई, वो एच न्यू के बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो एच होता है तो एच के बारे में हम लोग जानते हैं कि एच को क्या कहते हैं, प्लैंक नियतांक कहते हैं। तो प्लैंक नियतांक के नाम से जानते हैं। और इसका मान का बात करेंगे, प्लैंक नियतांक का बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है। मान जो होता है 6.62 या 6.63 लिखा जाता है, 10⁻⁻24 जूल भी लिखा जाता है, जूल सेकेंड लिखा जाता है। ठीक, इसका बीमा भी लिखा जाता है। तो बीमा का बात करेंगे तो mL²T⁻⁻1 होता है बीमा। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है। इसका मात्रक हो गया जूल सेकेंड हो गया। ऐसे जो सभी को पता है कि एच क्या होता है, तो आवृत्ति होता है, लाइट के जो आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति को हम लोग किससे दर्शाते हैं, न्यू से दर्शाते हैं। यहाँ पर एफ भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। अब देखिए, अगर किसी भी पदार्थ को, यहाँ पर समझा देते हैं, किसी भी पदार्थ को अगर मान लो एक चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय पदार्थ है, और उसको हम एक क्या कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अगर एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न किया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान V0 है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, V0 है। तो उस केस में बताया जाता है कि यहाँ पे जो H होगा, H जो होता है वो V0 के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। H जो होते हैं वो V0 के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा तो जरूर किए ही होंगे कि जो यहाँ पर V0 जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये म्यू0 मतलब इसे लिखा जाता है, V0 जो होता है समानुपाती होता है H के। एक जो होता है इस चुंबक का चुंबकशीलता होता है, चुंबक मतलब इसका चुंबक का तीव्रता होता है। तो V0 जो होता है ये बराबर होता है म्यू0 इंटू एच की, यहाँ पर समानुपाती से हटता है तो यही एक स्थिरांक आता है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहाँ से एच का फार्मूला पूछा है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 V0 बटे म्यू0। तो V0 बटे म्यू0 कौन है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर से ध्यान सुनिएगा, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक को रखते हैं, एक चुंबक का तीव्रता कितना होता है, अगर तीव्रता इसका एच है, इसका तीव्रता एच है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बाहर में है वो समानुपाती होता है एच के। और जब समानुपाती साइन हटता है तो ये म्यू0 यहाँ पर एक स्थिरांक के रूप में आता है। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये तो बहुत बड़ा बता दिए कि ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार के होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है दो प्रकार के, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक हम लोग को अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। दोनों का कंडीशन भी लिखवा दिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये क्या करता है कि लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, हायर से लोअर में कन्वर्ट करता है, हायर से लोअर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सेकेंडरी प्राइमरी से, प्राइमरी मतलब जहाँ पे वोल्टेज दिया जाता है, सेकेंडरी मतलब जो आउटपुट निकलता है उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में, जो ऊंचाई मतलब क्या है कि ऊंचाई का मतलब है कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। इससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन धारा अपोजिट हो जाता है। अगर ऊंचाई का बात करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, तो यहाँ से Vs का मान हमेशा कम होता है Vp से, लेकिन इसका उल्टा देखने को क्या मिलता है, Is का मान ज़्यादा होगा Ip से, धारा उल्टा हो जाता है। अगर फेरों की संख्या, एक और फेरों की संख्या भी आता है, तो ये सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका फेरों की संख्या भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो होता है अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ उल्टा लिख दिए, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, यहाँ पर उल्टा हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, यहाँ पर सेकेंडरी करंट कम होता है। ठीक, उल्टा होता है।
यहाँ पर गलती लिख दिया है, ठीक। यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी ज़्यादा होगा, लेकिन धारा उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी धारा अधिक होगा, प्राइमरी का कम हो जाएगा, और ये भी उल्टा हो जाएगा, NH कम होगा NP से, ये उल्टा हो जाता है अपचाई में। यहाँ पर उपचाई के लिए पूछा है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ सारे फिजिक्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अब फिजिक्स का कोई ऑब्जेक्टिव का कोई वीडियो अब नहीं आएगा। अब एक वीडियो आएगा फिजिक्स का जो मैराथन का कंप्लीट वीडियो आएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये सारे चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना। और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। दो चीज़ें इसमें अब किया जाएगा। अब उसके बाद इसमें कोई अलग से वीडियो नहीं आएगा, दो वीडियो आएगा, एक ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, एक सब्जेक्टिव का मिलेगा, जिसमें आप लोग को सारी चीज़ें बता दिया जाएगा, ठीक। मैथ का डेली क्लास चलेगा, सब्जेक्टिव का इसलिए कि उसका ज़रूरी है, पहले ही बोल दिए थे, तो उसका डेली क्लास चलेगा। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।